गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो क्लास 8th की बुक हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम हाउ व्हेन एंड वेयर से होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश स्टार्टिंग में इंडिया आए और ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेगी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपकी एंशियंट हिस्ट्री, दूसरी है आपकी मेडिवल हिस्ट्री और तीसरी है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। सो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों ने जब 6th क्लास में पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा इसको और एक ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वैदिक पीरियड को, महाजनपद को, मौर्यन एम्पायर को, गुप्ता एम्पायर को। जब हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की, तब हमें देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत, देन मुगल एम्पायर, देन राइज ऑफ रीजनल एम्पायर, जहाँ पे अलग अलग किंगडम इमर्ज हुए थे किसके बाद, मुगलों के एंड के बाद। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग वो सब देखने को मिलेगा कि कैसे इंडिया में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने आने के बाद किस तरह से इंडिया को धीरे धीरे अपने कब्जे में किया, यहाँ पर ट्रेड कैसे स्टार्ट किया उन्होंने। ये सारी चीज़ें हमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। कौन कौन से वॉर लड़े गए ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्म हुआ, हम इंडिपेंडेंट कैसे हुए, और फिर पार्टीशन कैसे हुआ बंगाल और पाकिस्तान का, और बांग्लादेश का पार्टीशन किस तरह हुआ। ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि फर्स्ट चैप्टर क्या हमें रेफर करना चाह रहा है। फर्स्ट चैप्टर हमें सिर्फ डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताया गया, इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जिनको कन्फ्यूजन होता है कि सीई यानी कि बीसीई और सीई में क्या डिफरेंस होता है, ये बार बार यूज होते हैं। और जैसे कि देखो यहाँ भी यूज हुआ है, ये देखो ये बीसी, ये बीसी, और यहाँ यूज हो गया एडी। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए समझते हैं इसको आराम से हम। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये बीसीई यानी कि बीसी, इस बीसीई को बीसी भी कहते हैं और इस सीई को एडी भी कहते हैं। ठीक है। होता क्या है कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, यानी कि जब वो पैदा हुए थे, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, ये जीसस क्राइस्ट है आपके, हमारे तो नहीं, जब वो पैदा हुए थे तो उनके पैदा होने के पहले का टाइम था उसको हम बीसीई बोलते हैं, और उनके पैदा होने के बाद का जो टाइम था उसको हम सीई यानी कि कहीं कहीं पे एडी भी कहा जाता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बुक्स में क्या मेंशन है, बाकी मैंने बता दिया कि बीसी और सी में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट। डेट इम्पोर्टेंट क्यों होती है, देखो हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या होती है कि टाइम के साथ साथ जो चेंज हुआ वो हिस्ट्री बनता जाता है। तो मान के चलिए आपके दादाजी थे, आपके पापा हैं और आप हो, तो आपके लिए आपके दादाजी का जो टाइम था वो हिस्ट्री है। सेम आपके पापा के लिए आपके दादाजी का जो टाइम था वो क्या है, हिस्ट्री है। तो इसी तरह से जो पीरियड निकल गया और कुछ सर्टेन इवेंट्स हुए उस टाइम को हम हिस्ट्री से रेफर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या कहा गया, एक सेकेंड, लेट मी हाईलाइट इट फर्स्ट। तो इसके बाद क्या था, सॉरी, एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक अबाउट बिफोर और आफ्टर। हम टाइम को कैसे रेफर करते हैं, बिफोर और आफ्टर में ऐसे रेफर करते हैं हम उसको। Watching someone sip a cup of tea at roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea? कि जब लोग कब चाय पीना लोगों ने स्टार्ट किया होगा। Looking down of the window of the train, you may ask yourself। अब देखो कॉफी और चाय क्या है, हमारे यहाँ पे नहीं बनता। जो टी था, जो कॉफी था वो बाहर से लाया गया था। मे बी कॉफी शायद अरब से लाई गई थी, आई एम नॉट रॉन्ग। और टी भी हमारे यहाँ पे नहीं थी, इन्हें टी को ब्रिटिश लेके आए थे और यहाँ पे खेती भी उन्होंने स्टार्ट की थी। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो मेन चीज मैंने बता दी कि टाइम हिस्ट्री क्या होती है, ये हिस्ट्री का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। देन ऑल सच हिस्टोरियंस क्वेश्चन रेफर टू बैकवर्ड द नोशन ऑफ टाइम्स। यहाँ नोशन का मतलब है जो पुरानी विधियां होती है उनके बारे में। बट टाइम डज नॉट हैव ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीशियस डेट टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मान के चलिए रामायण का टाइम है,
हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट किस डेट पे रामायण हुई थी, नहीं पता ना। इसी तरह से जब इंडिया पर ब्रिटिश का कब्जा हुआ तब कोई एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम नहीं था, ठीक है। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच की बात होगी, वही हमें बताई जा रही है यहाँ पे बात। और देखो, वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश। हम एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते कि जब ब्रिटिश रूल क्या हुआ होगा, स्टैब्लिश हुआ होगा। तो यहाँ पे समझने लायक बात यही है, ठीक है। इसके जस्ट बाद देखो आप, as we have seen in history books of the past 2 years, historians now write about a host of their issues. Another question, they look at how people earn their livelihood, what they produce and eat, how cities develop and market come up, how kingdom was formed and new ideas spread. अब मतलब पुराने टाइम की चीजों को देखकर ही पता चलता है कि किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से लोग प्रोडक्शन करते थे, खेती करते थे, किस तरह से लोग खाते थे, किस तरह से सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, मार्केट डेवलप हुई। ये सारी चीजें हमें ओवर ऑफ द टाइम पीरियड के साथ साथ पता चलती है। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश ऑफिसर्स के टाइम नहीं, ये आपके ब्रिटिश ऑफिसर कुसिंग जी। सो इन द हिस्टोरियन रिटन बाय ब्रिटिश historians in India, the rule of each governor general. What is a governor general? तो समझना इस चीज क्या है कि जब ब्रिटिश आए, उन्होंने आते टाइम क्या किया, उन्होंने पहले अपने कुछ लोग भेजे कि भैया तुम जाओ इंडिया में देख के आओ क्या चल रहा है, वहाँ संभालो। तो जिन्होंने संभाला उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल। सबसे पहला गवर्नर जनरल वो था हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग नाम था उसका, ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और जो लास्ट था वो था माउंटबेटन। दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला गवर्नर जनरल, लास्ट वाला कौन था। बाकी कुछ है हमारे लिए अभी मैटर नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में इनको पढ़ेंगे। फिर देखो, ऑल द डेट्स इन द हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दिस पर्सनैलिटी। अब जो भी पढ़ने वाले हैं, मान लो कोई वॉर होने वाली है, कोई भी इवेंट होने वाला है, सब इनसे लिंक दें तो आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये वॉरेन हेस्टिंग है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, इसका फोटो ध्यान से देख लेना, ये दिमाग में बैठा लेना, इसको बोलते हैं वॉरेन हेस्टिंग, जो कि क्या था, पहला गवर्नर जनरल था 1773 में। डेट के साथ याद रखना है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अभी बना कब, 1772 में से बंगाल का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नर एक ही होते हैं। अब जो रूल वूल है वो तुम्हें किसी को समझ में नहीं आएगा तो मैं ट्राई करूंगा कि चीज़ों को बहुत प्रिसाइजली समझा सकूं, ताकि नई नई चीज़ें तुम्हें ध्यान ना रहे। मेजरली नई चीज़ें सीखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जब तक हिस्ट्री कंप्लीट होगी तुम्हें सारी चीज़ें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ में आएगी कि गवर्नर था, तो गवर्नर जनरल थे, देन फिर वायसराय कैसे बने, वो सारी चीज़ें। देखो, अब हम टाइम को कैसे पीरियडाइज करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सा टाइम कब का था और किस टाइम पे क्या हुआ। अब ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम है जेम्स मिल, ठीक है। किसी मिल की फैक्ट्री में काम नहीं करते थे, इनका नाम है जेम्स मिल। इन्होंने 1817 में एक बुक लिखी, ठीक है। अब ये क्या थे क्या नहीं थे वो छोड़ो, इन्होंने बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कि ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री क्या है। ब्रिटिश इंडिया का मतलब उस टाइम पे जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे कब्जा कर रखा था तो इंडिया को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। सॉरी। इन ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट। उसने क्या करा, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा। कौन कौन से 3 पार्ट, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब जो हम एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न पढ़ते हैं वही है। एंशियंट हिस्ट्री में कौन थे, हिंदूज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वैदिक पीरियड आ गया, इसमें यज्ञ हवन हुआ, तो कौन करते थे वो यज्ञ हवन, हिंदू करते थे। मिडाइवल में मुस्लिम्स आ गए, जिसमें औरंगजेब आया आपका, अकबर आया आपका। और थर्ड नंबर पे, जो थर्ड नंबर की हिस्ट्री है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें कौन आ गया, ब्रिटिश आ गया। अब जो पीरियडाइजेशन है उसके हिसाब से किस तरह से हुआ, 3 पार्ट में हुआ, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब देखो ये क्या है कि इसको वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया, कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा बहुत लंबे तौर पे। मिल थॉट दैट ऑल द एशियन सोसाइटी वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। उसका क्या मानना था कि जो यूरोप के अलावा जितने भी एशिया में जो अलग अलग वो है ना सोसाइटीज है, वो सारी नीचे लेवल पे है, वो लोअर लेवल पे। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, उसके हिसाब से जो हिस्ट्री है, बिफोर द ब्रिटिश कम टू इंडिया, ब्रिटिश लोगों के इंडिया आने के पहले, ये जेम्स मिल बोल रहा है, पता नहीं क्या सूंघ के क्या समझ के बोला उसने, कि जो हिंदू और मुस्लिम थे
वो डिपोस्ट रूल्स द कंट्री, रिलीजन इंटॉलरेंस, कास्ट एब्यूज एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिस डोमिनेट सोशल लाइफ, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। आप उसने क्या बोला कि देखो बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी चलते थे, अब हम सभी इस बात को जानते हैं। जैसे अभी सती की बात है, सती एक सबसे बड़ा सुपरस्टिशन था उस टाइम पे, या फिर आप बात कर रहे हो बाल विवाह की। तो ये सारी चीजें एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ब्रिटिश लोगों ने हेल्प किया इस चीज को रोकने के लिए, बट मोर ओवर उन्होंने मैक्सिमम लेवल पे चीजें को खराब किया, ना कि चीजों को सही करने की कोशिश की। अब कुछ कुछ रहते हैं एक्सेप्शंस जो कर देते हैं चीजों को सही। तो मिल के अकॉर्डिंग क्या था, जेम्स मिल ने ये कहा कि भैया हम आए उसके बाद चीजें सुधरी, वरना ये तो खत्म में थे। फिर देखो, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडिया इनटू, अब देखो इंडिया को क्या किया, एंशिएंट में, मेडिवल में और मॉडर्न में डिवाइड कर दिया। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम, इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द फोर्स ऑफ मॉडर्निटी। ये मॉडर्न डिवीजन था किस किस के बेसिस पे, साइंस के, रीजन्स के, डेमोक्रेसी के, लिबर्टी के और इक्वालिटी के बेसिस पे। मिडाइवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। और मेडिवल किसको बोलते थे, मेडिवल मतलब जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स ही ना हो, एग्जिस्ट ही नहीं करते हो भैया, वहां पे उसको बोला था मिडाइवल। कैन वी अनसर्टेनली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टर ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी। खैर देखो इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, मैंने बता दिया कि जेम्स मिल ने क्या किया, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और उसके अकॉर्डिंग जब ब्रिटिश आए तब जाके इंडिया के लोगों को लोग सिविलाइज हुए, ये बात उसने कही। नेक्स्ट देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट आता है कोलोनाइजेशन। अब एक व्हाट इज कोलोनाइजेशन, बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है, हमारी में भी हुआ है। देखो इंडिया का कोलोनाइजेशन जो था, सिंपल टर्म्स में, अदर कंट्री लाइक ब्रिटेन गेन्ड कंट्रोल ओवर इंडिया एंड इट्स पीपल। क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन की जो कंट्री थी, उस कंट्री ने इंडिया पे कर लिया कब्जा, कंट्रोल कर लिया। अब ब्रिटेन का मतलब क्या, जो ब्रिटेन की रानी थी उसका मेन रोल था कि जो क्वीन थी वहां पे एलिजाबेथ, उसका, सॉरी क्वीन विक्टोरिया, उसका सीधा सीधा यहाँ पे क्या था, कब्जा था। जो भी प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट जाता कहाँ था, आपके रानी के पास, ठीक है। तो ये कोलोनाइजेशन का मतलब हुआ कि कोई दूसरी कंट्री जैसे कि ब्रिटेन, वो दूसरी कंट्री पे जाके वहां के लोगों और वहां की पूरी के पूरी उस पर कब्जा कर ले। अब देखो बुक में क्या मेंशन है कि आप क्या पढ़ोगे कि ब्रिटिश किस तरह से इंडिया में आया, उन्होंने कैसे कंकर किया इंडिया को, मतलब कैसे इंडिया को जीता और अपना रूल स्टेब्लिश किया, लोकल नवाब और राजा बनाए। और ये देखो कि कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक सोसाइटी, अब उन्होंने कैसे इकोनॉमी पे कंट्रोल किया, सोसाइटी पे कंट्रोल किया, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट all the expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they need for export, and you will understand the changes that come about the consequences। बहुत सारी चीजें समझ में आई इसके बाद कि ब्रिटिश ने कैसे चीजों को एडमायर किया। एडमायर तो नहीं बोल सकते, बट हर किस तरह से उन्होंने सारी चीजों को मैनेज किया उनके अकॉर्डिंग, उनके बेनिफिट में। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों थी उस टाइम पे, क्यों लोग लिखते थे। अब यहाँ देखो, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, कि अगर अभी गवर्नमेंट जो है हमारी, वहां पे भी क्या होता है, हर चीज होती है तो लिखित में होती है। तो वो पुराने टाइम पे भी था कि कोई काम हो रहा है तो उसको लिखित में रख दिया जाता था, ठीक है, इसको लिख के रखा जाता था। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इन द ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश क्या बिलीव करते थे कि राइटिंग करना इंपॉर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैव टू क्लियरली रिटन अप, सबको लिख के रखना जरूरी है, ठीक है। दिस कन्वोक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ऑफ द मेमोस, नोटिंग और रिपोर्टिंग। आज के टाइम जो नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है वो ब्रिटिश के टाइम से हो रही है, ठीक है। उसका जो रिपोर्ट सबमिट होती है गवर्नमेंट में, वो भी जैसे कि मान के चलो बजट हो गया, और मेमोस जो बनते हैं वो भी इसी के रिगार्डिंग था। उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने क्या फील किया कि ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, कि उनको प्रिजर्व किया जाता। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू दी ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, द विलेज तहसीलदार ऑफिस। उन्होंने क्या किया कि विलेज के जो तहसीलदार का ऑफिस था वहां पर सारे के सारे जो इनके काम करने की जो चीजें थी उसको उसमें रख दिया। द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंस सेक्रेटरीज, द लो कोर्ट, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स
स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्chives एंड म्यूजियम्स। और सबके पास क्या थे, म्यूजियम्स थे बड़े बड़े। अब देखो मैं समझाऊं तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जितने भी रिकॉर्ड रूम्स होते हैं वो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और वो डिपेंड डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है, कि कैसे बनाया गया उनको। अब देखो, लेटर और मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। एक प्लेस है आर्काइव्स करके, उस आर्काइव्स में जो भी लेटर थे और जो भी मेमोज थे जिनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजा गया, वो आज भी पढ़े जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड। और उस टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर थे उन्होंने प्रिपेयर किए जो भी नोट्स है वो भी आप पढ़ सकते हैं। और अब देखो ये जो जगह है, ये इसको बोलते हैं दी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो कि 1920 में बना था। जो कहाँ पे बना था, दिल्ली में है, ठीक है। द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्काइव्स वर बोथ लोकेटेड इन दी विसर्गनल पैलेस। द लोकेशन रेफर द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूट हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ब्रिटिश लोगों ने बनाया था उनके काम के लिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते, इतना ध्यान रखना 1920 में बना था, बस खत्म, उसके बाद कोई ध्यान नहीं रखना, ठीक है। अब इसके बाद इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है, जो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, अलग अलग राइटिंग्स में लिखते हैं, उनको कैलीग्राफर बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन रिकॉर्ड्स को कॉपी किया, लिखा अलग राइटिंग में ताकि वो बर्बाद ना हो। तो ये सारी चीजें की, और देखो उसके बाद क्या हुआ कि बाद में इन रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर लिया गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से। बस यहाँ पे इतना सा था। अब इसके बाद मेन बात आती है कि सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। ब्रिटिश के टाइम पे बहुत सारे सर्वे हुए थे। जो प्रैक्टिस है सर्वे करने की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। ब्रिटिश बिलीव करते थे ये कंट्री हैड टू प्रॉपरली नोन बिफोर इट्स कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें किसी कंट्री को जानना है तो पहले वहां का सर्वे करना पड़ेगा। आई बात समझ में, कि अगर कंट्री को जान रहे हो तो वहां पे पहले क्या करो, सर्वे करो। ये राइटिंग कभी अच्छी नहीं होती। तो सर्वे भी अलग अलग तरह के हुए, जैसे देखो एक सेंसस जो हमारे यहाँ पे हर 10 साल में होता है, जिसको मैं बोलूँ तो बोलते हैं जनगणना, जो इस साल तो नहीं हुई, शायद 2026-25 में हो जाए, 25 में हो जाए। जनगणना, सॉरी, जनगणना का मतलब क्या होता है, वो एक सर्वे होता है इसमें पता चलता है कितने तरह के लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं। तरह से मतलब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइप के लोग वो रह रहे हैं। अब देखो सर्वे उन्होंने किस किस हिसाब से किया, रेवेन्यू सर्वे की उन्होंने, ज्योग्राफिकल सर्वे की है सोइल क्वालिटी चेक करने के लिए, फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब कैसे पेड़ हैं, और फोना मतलब कैसे पशु पक्षी हैं वहां पे वो जानने के लिए, लोकल हिस्टोरियंस एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। इसके साथ साथ उन्होंने किया सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। ध्यान रखना कि हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशन होता है, कि हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशन होता है। और were held every 10 years. These prepare details record of the number of people in all province of India, noting information on caste कि कौन सी कास्ट रहती है, कितने टाइप के रिलीजन है, और वो क्या क्या काम करते हैं, सारे सेंसस में लिखे गए थे। These were mainly other सर्वे, जैसे तो बोटेनिकल सर्वे होगा, बोटेनिकल सर्वे मतलब गार्डन का सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे। अब इनके डिपार्टमेंट भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जूलॉजिकल सर्वे का मतलब क्या होता है, किस तरह के पशु हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिस तरह के आर्कियोलॉजी मिली, मतलब खुदाई करने पे क्या क्या मिला है। एंथ्रोपोलॉजी सर्वे, और उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे। तो ये सारे तरह के सर्वे आपको देखने को मिलते हैं। अब इम्पोर्टेंट इवेंट क्या क्या हुए वहां पे, एक हुआ था 1857 की क्रांति। जिन लोगों को कभी किसी ने नाम सुना हो, 1857 का जो वॉर हुआ था, वो वॉर बहुत ही बड़ा था। ऐसा बोलते हैं इसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था वो, यानी कि पहली बार लोगों ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी ब्रिटिश को हराने के लिए, लेकिन फिर भी वो हार नहीं पाए, सॉरी फिर भी वो जीत नहीं पाए। तो इस चीज को आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसके बारे में। और ये मैपिंग और सर्वे के रिगार्डिंग किस तरह से मैपिंग और सर्वे होता था। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अस, कि देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते। अब देखो ध्यान से समझना, अगर ब्रिटिश लोगों को अपने रिकॉर्ड्स में कुछ मेंशन करना होगा तो वो क्या मेंशन करेंगे, वो मेंशन करेंगे अपनी अच्छी चीजें जो उन्होंने अच्छे काम किए, ना कि वो जो उन्होंने गलत काम किए। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा उन्होंने क्या किया, वो हमें उस टाइम के न्यूज़पेपर से, उस टाइम के डायरी से, उस टाइम के बुकलेट से पता चलेगा। देखो समझो,
व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टरिटी, मतलब यानी कि वो जो अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहे थे वो तो उन्होंने लिख दिया। These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. For that we need to look elsewhere. हमें मतलब अगर रिकॉर्ड देखने हैं, हमें ये पता करना है कि ब्रिटिश एक्चुअली में उन्होंने क्या काम गलत भी किए, तो हमें और कहीं देखना पड़ेगा। और कहीं से मतलब क्या है, वी हैव डायरी ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज। इन सब के थ्रू हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या चीजें वहां पे गड़बड़ करी। देखो, प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे उस टाइम पे, वो मेंशन करते थे। और पब्लिक डिबेट्स, लीडर्स और रिफॉर्म रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, के जो लोग थे वो अपने आइडियाज को मेंशन करते थे। अब ऐसा तो होगा नहीं, गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे, मान के चलो ब्रिटिश लोग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना अपना काम कर लिया, मान के चलो उन्होंने अपने बारे में अच्छा लिख दिया, तो बाकी जो लोग होंगे उन्हें जो सच्चाई दिख रही होगी, नॉवेलिस्ट हो सकते हैं, वो भी तो अपने उनके बारे में लिखेंगे। ये सारे के सारे जो सोर्स है वो हमें बताते हैं कि जो लोग लिटरेट थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखा, और कुछ लोगों ने गलत भी लिखा। गलत से मैंने मतलब बुरा, और उन्होंने जो बुरा किया है, ठीक है, ट्राइबल्स के साथ, पीजेंट्स के साथ, द वर्कर्स इन द माइंड ऑफ द पुअर ऑफ द स्ट्रीट्स गेटिंग टू नो देयर लिव्स इन द मोर डिफिकल्ट टास्क, कि उनकी लाइफ और डिफिकल्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इस चैप्टर में मेजरली मैंने क्या बताया कि डेट्स के बारे में, ठीक है। डेट्स के बाद हमने पढ़ा यहाँ पे वायसराय के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में। इसके जस्ट बाद हमने पढ़ा कि वो किस तरह से सर्वे करते थे, सर्वे करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड में क्या क्या मेंशन नहीं किया, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन, कि आप क्या पढ़ने वाले हो मॉडर्न हिस्ट्री में। आप देखो, क्योंकि अगर बात एड की जाए तो हमें इतना डिटेल्ड में चीजें समझाई नहीं जाती है, हमें अभी भी एक ओवरव्यू दिया जाएगा उस चीज का, कि ओवरव्यू किस बेसिस पे, कि चलो ठीक कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश की जा रही है। जब आप 9th-10th में आओगे, आपको बहुत आराम से एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक टॉपिक के एक पर्टिकुलर पॉइंट का, कि ये चीजें क्यों हुई, ठीक है। तो ये चैप्टर था पूरा का पूरा। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग तो बता देना। और और ध्यान रखना, जो जो मैंने चीजें हाईलाइट की है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये सेशन यही था। थैंक यू वेरी मच। और बाकी की वीडियोस जो मैंने डाल रखी, प्लीज उनको भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।